हेलो दोस्तों, जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों, हम बात करेंगे आज इजराइल के बारे में। दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर है इजराइल के, उनकी बात होती है जो बाइडेन के साथ फोन में। दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि 45 मिनट से 50 मिनट तक का ये कॉल चला है उनकी बातों का, जिसमें जो बाइडेन के साथ में कमला हैरिस भी वहां पे बैठी सुन रही थी। अब दोस्तों, बात क्या हुई। दोस्तों, अभी जो इजरायली पूर्व सैनिक हैं, उन्होंने इजरायली मीडिया में ये कहा है कि क्या इजराइल करने वाला है, इस पे चर्चा हुई है। और मोस्ट लाइकली ये चर्चा हुई है कि कब कब कैसे कैसे आगे का प्लान है, पूरे मिडिल ईस्ट में अब क्या हो रहा है और क्या होगा इसके बाद। तो दोस्तों, जो बाइडेन ने प्लान पूछा होगा इजराइल को कि भाई बता अब क्या करने वाला है तू, तो इजराइल ने, मुझे नहीं लगता कि अपना प्लान खुल के बताया होगा जो बाइडेन को। इजराइल ने शायद ये कह दिया होगा कि जो बाइडेन भाई, हमने अभी तक पूरा प्लान नहीं बनाया है। हाँ, ये लोकेशन है जो हमने लोकेट करके रखी है। अब हमें एक काम करो, यहाँ पे आपकी शिप चाहिए, वहां पे एक आपकी शिप चाहिए, यहाँ से हमको आप कवरिंग दो। ये कह सकता है इजराइल। दोस्तों, जो बाइडेन ने बहुत कोशिश की होगी अभी कि जो भी इजराइल हमला करे ईरान के ऊपर में, ये कह दे कि भाई इलेक्शन के बाद में करना। और इजराइल जबकि ये चाहता है दोस्तों कि इलेक्शन से पहले हमला करे। क्यों चाहता है, इसकी बात करते हैं। दोस्तों, आपको पता है अभी इलेक्शन होने वाले हैं अमेरिका में। 1 महीना का टाइम बचा है वहां पे। अब वोटिंग हो जाएगी, सब पता चल जाएगा कौन जीत के आ रहा है। डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से कमला हैरिस खड़ी है, कल जो पास में बैठी हुई थी जो बाइडेन के, और कॉल में थी, बेंजामिन नेतन्याहू की कॉल सुन रही थी। अब दोस्तों, आपको पता है बराक ओबामा जब प्रेसिडेंट था अमेरिका का, तब बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के साथ इनकी बनती नहीं थी। बहुत बार ऐसे मौके आए हैं जहां पे बेंजामिन नेतन्याहू ने बराक ओबामा की बेइज्जती कर दी और खरी खोटी सुनाई थी। और नेतन्याहू ये जानता है कि डेमोक्रेट पार्टी जो है, डेमोक्रेटिक पार्टी अमेरिका की, वो इजराइल को उतना सपोर्ट नहीं करेगी, उसमें भी अपना फायदा देखती है। जबकि अगर कमला हैरिस इलेक्शन जीत के आती है, फिर वो हमला इजराइल को उस फोर्स से नहीं करने देगी। आप सोचिए, वैसे सपोर्ट नहीं करेगी अमेरिका जैसा अभी कर रही है। और अभी अमेरिका को जख मार के भी इजराइल का सपोर्ट पूरी तरह से करना पड़ेगा डेमोक्रेटिक पार्टी को, अगर वो ना चाहे तो भी। क्यों? क्योंकि इनकी पॉलिटिकल पार्टी जो है, इनको फंडिंग जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस, बड़े बड़े जो वहां पे बैठे हुए हैं कंपनी के रॉथस्चाइल्ड लेके, अब जितनी बिग, जो वो कहा यह जाता है दोस्तों, जो वहां पे डीप स्टेट है अमेरिका का, वो यहूदी ही कंट्रोल करता है। तो इसलिए डेमोक्रेटिक पार्टी को जक मार के करना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को जो फंडिंग हो रही है वो यहूदी करता है। प्लस जितने भी यहूदी वोटर्स है अमेरिका में, उनको भी लुभाने के लिए। और अमेरिका के अंदर जो क्रिश्चियंस है, 10 में से कहा जाता है दोस्तों 8 क्रिश्चियंस अपने आप को यहूदी के साथ रिलेट करते हैं और उन्हें अपना फैमिली मानते हैं। अगर डेमोक्रेटिक पार्टी कुछ आज इजराइल के अगेंस्ट में बयान दे देती है, या खाली इतना कह देती है कि भाई तुम अपनी लड़ाई लड़ो, हम सपोर्ट नहीं करेंगे, तो आप लिख के ले लीजिए, अमेरिकन लोग वोट नहीं देंगे डेमोक्रेटिक पार्टी को, ये पता है। इसलिए उनको अभी जक मार के सपोर्ट करना पड़ रहा है। और बेंजामिन नेतन्याहू को ये पता है कि कल को अगर कमला हैरिस आ गई तो ये सपोर्ट अभी जो मैं ले सकता हूं अमेरिका से, वो नहीं मिलेगा मुझे। डोनाल्ड ट्रंप अगर जीत के आ जाता है अमेरिका का चुनाव, तो आप लिख के रख लीजिए दोस्तों, ईरान तो ठुकेगा, साथ में कतर भी ठुकने वाला है। क्योंकि हिजबुल्ला, हमास, हौती, तालिबान, सबके हेडक्वार्टर कतर के अंदर खुले हैं। और कतर आए दिन उलजुलुल बयान देता है, इन आतंकवादियों की भाषा बोलता है अल जजीरा। कल दोस्तों लेबनान के अंदर अल जजीरा वाला एक जर्नलिस्ट वहां पे शूटिंग कर रहा था, दिखा रहा था कि देखिए यहाँ पे इजराइल ने हमला कर दिया। अचानक से उसके ऊपर ही बम गिर गया और वो निकल लिया। भाई, अल जजीरा का एक आर्टिकल आया था इस बारे में। तो डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह चुका है दोस्तों, अपनी ये कुछ दिन पहले रैली सुनी होगी, उसने कहा था कि मार दो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे बम, उड़ा दो उसको, बाद में देखी जाएगी, बाद में हम लोग सोचेंगे क्या करना है। सोचिए, इस हद तक डोनाल्ड ट्रंप सपोर्ट करता है इजराइल को। आज तक के अमेरिकन हिस्ट्री में जितना डोनाल्ड ट्रंप ने सपोर्ट किया है इजराइल को दोस्तों, किसी और पॉलिटिशियन ने नहीं किया, किसी और प्रेसिडेंट ने नहीं किया। ये इजराइल जानता है। लेकिन इजराइल को रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि इजराइल ने बाइडेन को यह कहा था कल
कि भाई 40-50 साल बाद हमें ऐसा मौका मिला है, सब हमारे फेवर में जा रहा है, अभी जो भी हो रहा है, अब इस मौके में आके हम लोग विड्रॉ नहीं कर सकते, अंजाम तो हम दे के रहेंगे। इजराइल रुकने वाला नहीं है दोस्तों। तभी लेबनान का एम्बेसडर जो इंडिया में बैठा हुआ दिल्ली में, वो न्यूज चैनल में जाके ये बयान देता है कि हम लोग इंडिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि आपका दोस्त है इजराइल, आप उनको समझाइए। इंडिया नहीं पड़ेगा दोस्तों बीच में, क्योंकि ये आतंकवादियों के खिलाफ इजराइल लड़ रहा है और ये हमें पता है, इंडिया को सबसे ज्यादा पता है आतंकवादी ने कितना हमें डैमेज किया है, कितने सालों तक हमने ये सहा है, तब कोई नहीं सुन रहा था। आज जब इजराइल हमला कर रहा है आतंकवादियों को, हिजबुल्लाह और हमास को मार रहा है, तब बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनको दर्द हो रहा है। आप सोचिए, सऊदी अरेबिया, यूएई कुछ नहीं बोल रहा है इजराइल को, क्यों नहीं बोल रहा है, इस पे हम बाद में चर्चा करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये हद तक लेबनान वाले ने बोला। अब बात करते हैं अभी की क्या अपडेट है, आज और कल के अंदर क्या हुआ है ऐसा, इजराइल अभी क्या कर रहा है। दोस्तों कहा यह जा रहा है, इजराइल ने गाजा के अंदर में 12 टेररिस्ट मारे हैं हमास के, और छोटे मोटे टेररिस्ट नहीं, सब बड़े बड़े। कहा यह जा रहा है इन 12 आतंकवादियों के साथ में इतने छोटे मोटे छुटपुटिया आतंकवादी थे जिन्होंने 7 अक्टूबर 2023 में जो आतंकवादी हमला हुआ था इसराइल में, उसमें मुलविस थे। वो खुद जाके हमला किया था इन छोटे मोटे आतंकवादियों ने, और उनके साथ में ये 12 अलग से कमांडरों को मारा गया है। और दोस्तों हिजबुल्लाह कहता है कि हम सीजफायर चाहते हैं इसराइल से, लेकिन आए दिन 4 मिसाइल सुबह छोड़ दी, 3 मिसाइल दोपहर को छोड़ दी, शाम को 5 मिसाइल मार देता है इसराइल के ऊपर में। आयरन डोम ने रोक दिया सारे मिसाइल, कुछ मिसाइल नहीं रोक पाए, जैसे 4 या 5 मिसाइल नहीं रोक पाए, जो जाके रेसिडेंशियल एरिया में गिरे, और 2 इजरायली की मौत हो चुकी है उसमें, हस्बैंड वाइफ थे, उन दोनों की मौत हो चुकी है। इसराइल और भड़क गया। इसराइल ने लेबनान के अंदर में जाके हिजबुल्लाह के ठिकानों पे, कई ठिकाने पे दबादब मिसाइल मारे। दमास्कस जो सीरिया का कैपिटल है, वहां पे जाके जो हिजबुल्लाह को वेपन सप्लाई करता था, जो इनका वेपन सप्लायर था हिजबुल्लाह का, उसको भी उड़ा दिया। सीरियन न्यूज़पेपर में आज की न्यूज आई है कि भाई हमारे यहाँ पे इसराइल ने 3 मिसाइलें मारी हैं, जिसमें 7 लोगों की मौत हुई है। जबकि इसराइल ने आतंकवादियों को मारा है, ये नहीं बता रहा सीरिया की मीडिया। सोचिए, इसराइल खुद कह रहा है कि भाई हमने, हाँ, दमास्कस में हमने हमला किया है, हमने अपने टारगेट को मारा है जो हथियार सप्लाई करता था हिजबुल्लाह को। ईरान जितने भी हथियार भेजता है ना, वो वाया सीरिया होके ही आती है दोस्तों, आपको बता दूं। कुछ दिन पहले ये रखे जाते हैं सारे, जो ईरान के मिसाइल है, ये सब रखे जाते हैं सीरिया में। रशियन आर्मी का जो वहां पे बेस है, उसके पास में वेपन्स का एक वेयर हाउस था, फैक्ट्री जैसी बना के रखी थी, वेयर हाउस, जहां पे सारे वेपन सिस्टम स्टोर करके रखे थे। ये वेपन स्टोरेज जो वेयर हाउस बना के रखे थे, उस पे कुछ दिन पहले इसराइल ने हमला करके उसको फोड़ दिया। हिजबुल्लाह के सारे हथियार गए भस्म। अब हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी है। हमास की बात करें तो दोस्तों, हमास को मार मार के दुम्बा बना दिया, गाजा का बाजा बजा दिया है इसराइल ने, और हमास को व्हील चेयर पे लाके बैठा दिया। आज की डेट में हमास की कोई ताकत नहीं है। रिफ्यूजी कैंप में हमास के आतंकवादी छुप रहे हैं, जो थोड़े बहुत छुप रहे हैं ना, और इसराइल उस रेफ्यूजी कैंप में भी हमले कर रहा है। सोचिए, जहां पे आतंकवादी छुपे बैठे हैं। सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई, अब इस साइड में क्या चल रहा है दोस्तों, इसकी बात करते हैं। ईरान ने कह दिया कि भाई इजराइल ने अगर हम पे हमला किया तो हमने 2000 मिसाइलें बैलिस्टिक तैयार रखी है इजराइल पे हमला करने के लिए। अभी आपने देखा होगा, 4 दिन पहले एक भूकंप आया था ईरान के एक एरिया में, जो यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसी कहती है कि ये बहुत अनलाइकली है, क्योंकि ये जो जगह पे हुआ है वहां अर्थक्वेक प्रोन एरिया नहीं है वो। तो शायद हो सकता है कि ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम छोटा मोटा टेस्ट किया हो वहां पे। 4.5 की रेक्टर स्केल पे इसकी मेजरमेंट आई थी। तो इस न्यूज से दोस्तों सऊदी अरेबिया सदमे में आ गया। सऊदी अरेबिया बोलने लग गया कि भाई अब तो हमें भी न्यूक्लियर बनाना पड़ेगा एज ए डिटरेंस, ताकि कल को ईरान हम पे अगर हमला करता है तो हम भी ईरान पे हमला कर देंगे। भाई ईरान क्या करता है, आए दिन ड्रोन मार देता है ऑयल रिफाइनरी सऊदी अरेबिया की, और जो स्ट्रेट ऑफ हरमोस है, जहां से
सऊदी अरेबिया की सारी शिपें जाती है ऑयल और गैस की, उसको हौती रिबेल अटैक करके मार देते हैं, गिरा देते हैं। इससे सऊदी अरेबिया को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होता है। इसलिए सऊदी अरेबिया हौती के आतंकवादियों पे सालों साल से हमला कर रहा है यमन में। कहा यह जाता है कि 3 लाख से ज्यादा यमन में लोग मारे गए हैं सऊदी अरेबिया के हमले से, लेकिन ये झट से न्यूज़पेपर में आता नहीं है, क्योंकि ये इजराइल हमला करता है तो न्यूज़पेपर वाले तो तैयारी बैठे रहते हैं अल जजीरा जैसे छापने के लिए। गाजा के, अब सोचिए, गाजा के हेल्थ मिनिस्टर जो खुद हमास का मेंबर है, वो बता रहा है कि हमारे 27 जन मारे गए, हमारे 40 जन मारे गए, हमारे 45 जन। फिगर वो अपने बनाता, कितनी इस पे ड्यूरेबिलिटी है, कितना इस पे सच्चाई है, किसी को नहीं पता, लेकिन इनके तरफ से रोज छप के आ जाता है आज हमारे इतने मारे गए, इतने मारे गए। आंकड़ा आ रहा है 42,000 का आंकड़ा गाजा में इसराइल ने मारा है, 42,000 सिविलियंस और आतंकवादी मिला के। ये कह रहे हैं गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री और अल जजीरा जैसे कुछ न्यूज चैनल्स। अब दोस्तों बात करते हैं इसराइल के डिफेंस फोर्स के जो हेड है, डिफेंस मिनिस्टर, उनकी बात करते हैं। दोस्तों उनका नाम है योव गैलेंट। उन्होंने कह दिया है कि ईरान को अभी पता नहीं है हम उन पे क्या हमला करने वाले हैं। हमारा जो हमला होगा वो प्रेसाइज होगा, एकदम एक्यूरेसी के साथ होगा और लीथल होगा, इतना भयावह होगा और साथ ही साथ सरप्राइजिंग होगा। सरप्राइजिंग फैक्टर डालेंगे हम इसमें, मतलब कोई गेज नहीं कर पाएगा, सब अपने अपना अनुमान लगा लो, लेकिन हम लोग सरप्राइज करने वाले हैं ईरान को, ऐसे हम लोग हमला करेंगे। जिसको सुन के डेफिनेटली ईरान के पसीने छूटने तैयारी हो गई। ईरान अब पता लगाने, भाई कैसे करेगा, बताओ कैसे करेगा। जो बाइडेन भी पूछ रहा था, भाई बताओ कैसे करेगा, और मुझे नहीं लगता इजराइल ने बताया होगा जो बाइडेन को कि हम ऐसे करेंगे। खाली इतना कहा होगा कि भाई हमें यहाँ पे तेरा सपोर्ट चाहिए, वहां पे सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट मिल जाना चाहिए, हमला तो हम करेंगे। जो बाइडेन ने कहा होगा भाई ऑयल रिफाइनरी में मत कर देना, ऑयल रिफाइनरी में करेगा तो तेल और गैस के प्राइस इतने बढ़ेंगे, पूरे विश्व में इन्फ्लेशन आ जाएगा। और यही वक्त होगा जब नेतन्याहू बार्गेन करेगा, तो ठीक है भाई, ऑयल रिफाइनरी को नहीं करेंगे, हम लोग न्यूक्लियर प्रोग्राम को करेंगे, दोनों में से एक तो करना ही है। अब जो बाइडेन चाहता है कि इलेक्शन के बाद में हो, और बेंजामिन नेतन्याहू नहीं करेगा उतना डिले, वो इलेक्शन होने से पहले ही ये करेगा। और ये कर दिया अगर इलेक्शन से पहले, और इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप आ गया, तो आप लिख के रखिए, जिस तरह तुर्की साइलेंट मोड में चला गया ना, उसी तरह से कतर भी साइलेंट मोड में चला जाएगा। तुर्की क्यों चुप हो गया आपको पता है? क्योंकि उसको पता है मेरा ऑटोमान अंपायर का सपना तभी पूरा होगा जब ईरान के ये 3 कुत्ते जो है ना, हमास, हौती और हिजबुल्लाह, ये शांत होंगे। और इजराइल भी शांत कर सकता है, ये भी तुर्की को पता है, क्योंकि ये जो आतंकवादी संगठन ईरान